प्यारे साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि 2026 में आने की जिनकी प्रबल संभावना रहेगी। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चर्बी वाले कारतूस। अब देखिए इसका यहाँ पे जो विस्तार यानी व्याख्या दी हुई है कि चर्बी वाले कारतूस यानी जो चर्बी वाले कारतूस थे उनमें सुअर और गाय की चर्बी भरी होने की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके कारण मेरठ की बैरकपुर छावनी में जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि निम्नलिखित में से किसने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह का झांसी से जो नेतृत्व किया था वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि दांडी नामक माफ कीजिएगा, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो दांडी नमक सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, ये जो आपका सत्याग्रह था ये नमक पर टैक्स बढ़ाने के कारण गांधी जी ने शुरू किया था। और इसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से और दांडी तक पैदल यात्रा की थी और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अगला है आपका कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन का जो कारण था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था आपका 1919 में। 1919 में, ठीक है, जिसका बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कब हुई थी? 1885 में। और कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। और अमृतसर किस राज्य में पड़ता है? तो पड़ता है ये आपका पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कब हुआ था इसका व्याख्या नीचे दी मैं बता चुका हूँ, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1942 में। और ये किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर ने जो समाचार पत्र जो शुरू किया था वो था आपका केसरी। और यहीं पे बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो तिलक जी ने 2 समाचार पत्र जारी किए थे। एक था आपका केसरी, केसरी था आपका मराठी में, और जो मराठा था वो अंग्रेजी में था। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी पीछे एक प्रश्न आया था कि नमक सत्याग्रह से संबंधित था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया। तो मैंने बताया था ये कब हुआ था आपका नमक सत्याग्रह 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 2 राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था। 2 राष्ट्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जिन्ना ने क्या कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के लिए जो है अलग अलग राष्ट्रों की मांग की थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत विभाजन कब हुआ था।
तो भारत विभाजन का जो हुआ था वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947 में। यानी पाकिस्तान और भारत कब अलग अलग हुए थे, तो ये हुए थे आपके 1947 को। और भारत जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अहिंसक नहीं था। अहिंसक का मतलब जिसमें हिंसा हुई थी, ठीक है। अहिंसक का मतलब जिसमें हिंसा हुई थी। तो जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनमें सब में हिंसा हुई थी। बाकी अगर मैं बाकी की बात करूं तो यहाँ पर जो आपके जो दिए गए बाकी तीन है, जैसे आपका पहला है आपका असहयोग आंदोलन, ये भी गांधी जी द्वारा कब चलाया गया था 1920 को। सविनय आंदोलन आपका हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। ये सब तीनों किसके द्वारा चलाए गए थे, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और क्रांतिकारी आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए थे, भगत सिंह द्वारा, ठीक। चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। और ये कब लिखी गई थी 1909 में, ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तुर्की में क्या हुआ था कि उस समय जो खलीफा का पद था वो उसको खत्म कर दिया गया था, जिसको दोबारा से लागू रखने के लिए क्या किया गया था, बहाल करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय थे उनके द्वारा ये एक तरह का आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुर्की के खलीफा की स्थिति बहाल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा चंपारण। अगला प्रश्न हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था। तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती के लिए था, ठीक। और ये कहां पर हुआ था, बिहार में, और 1917 में, जहां पर किसानों का शोषण किया जाता था। अगला प्रश्न है लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यानी 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा था। तो देखो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई भगत सिंह। बाकी सभी कोई भी क्रांतिकारी इनमें से नहीं है। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था, ठीक है। चलिए किस किस के बीच में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बंगाल विभाजन जो था आपका 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, तो ये 1911 में दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी कांड से जुड़ा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामप्रसाद बिस्मिल। यानी 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र था वो गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा जो था इसको 1919 में स्टार्ट किया गया था यंग इंडिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा है। तो वंदे मातरम गीत जो लिखा है वो लिखा आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और ये किस बुक से लिया गया, तो इसको आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से इसको लिया गया है, ठीक। चलिए चलते हम अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा आपका, तो वो हो जाएगा मौसिनराम। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मेघालय में। कहाँ पे पड़ता है आपका, मेघालय में पड़ता है, मेघालय में, ठीक। मेघालय में पड़ता है, ठीक। चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चावल, ठीक है।
चलिए चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो चलिए, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा, और ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो गया भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है आपका, सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार। कौन सा है? थार। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में बहती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। अब देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? आपका टिहरी बांध, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपका मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा और व्यस्त है बंदरगाह भी है। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ये निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल रिजर्व उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में निम्न में से जो आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। कौन सा है आपका? नंदा देवी। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून कितने महीनों तक रहता है? तो भारत में जो मानसून है वो आपका 4 से 5 महीने रहता है, यानी जून से सितंबर तक रहता है। जून से सितंबर तक, जून टू सितंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में चाय उत्पादन के लिए वो है आपका असम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक वन जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश, यानी एमपी में। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो एमपी में, और सबसे कम की बात करूं तो वो हरियाणा में है। ठीक है, सबसे कम जो वन है वो हरियाणा में। चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार धान की खेती के लिए उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी खादर और एक होती है आपकी बांगर। ठीक है, अब यहाँ पे खादर बांगर की बात कर लेता हूँ। तो जो आपकी खादर होती है वो नई होती है और ये पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए, खादर नई होती है, बांगर पुरानी होती है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रेलवे की स्थापना, यानी रेलवे कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो रेलवे शुरू हुआ था वो हुआ था आपका, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1853 में। 1853 में ये मुंबई से कहां से कहां तक चली थी? मुंबई टू ठाणे, और ये कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर। कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय? नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, यानी जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से फिर से प्रयोग में ला सकें, उन्हें हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या होती है? इसको हम कई बार नहीं, इसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। पवन ऊर्जा के अलावा कौन कौन से हैं? जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, ये कैसे स्रोत है ऊर्जा के? यानी नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कपास उत्पादित होती है वो होती है आपके गुजरात में। कहां पर होती है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात जो है वो कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा क्षेत्र हिमालय में है?
तो जो शिवालिक की श्रेणियां हैं वो कहाँ पर आपकी हिमालय में पड़ती हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, कोस्ट लाइन सबसे लंबी किसकी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी गुजरात की। गुजरात की तटरेखा लगभग कितनी है आपकी, तो 1600 किलोमीटर है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर, क्या प्रश्न है हमारा कि थोड़ा गड़बड़ कर गया है, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो गंगा नदी के किनारे जो शहर बसा है वो है आपका कानपुर। कानपुर कहाँ बसा है आपका, गंगा नदी पर। और लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ कहाँ बसा है आपका, गोमती नदी के, कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि जो भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन वाला जो राज्य है वो हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो बिहार है। कौन सा है, बिहार है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो वो हमारा राज्य हो जाएगा यूपी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा, यानी घनत्व किसका हो जाएगा, तो बिहार का है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दक्षिण में है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां वो कहाँ पर है, दक्षिण में। कहाँ पर है, दक्षिण में। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा केरल। सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, तो केरल की है। ठीक है, साक्षरता भी सबसे अधिक है और साक्षरता परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें कितने थे, तो उसमें थे हमारे 7। ठीक है, 1974 में, सॉरी गलत बोल कर दिया मैंने यहाँ पे, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसमें क्या था, इसमें जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर का बी ठीक हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक, चलते अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रपति, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। भारत का राष्ट्रपति भी कितने साल के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए। ठीक, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में कौन सा है, पर्यावरण का संरक्षण। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता का अधिकार से संबंधित है। तो जो छुआछूत का अधिकार है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का जो अंत है वो किससे संबंधित है, समानता के अधिकार से। और ये अनुच्छेद कौन से में दिया हुआ है, अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, यानी 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय कितने हैं, तो उच्चतम न्यायालय एक होता है जो कि कहाँ पर आपका दिल्ली में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता है। तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता होती है जनता की भागीदारी, यानी जनता की भागीदारी से ही लोकतंत्र बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी है।
तो भारत में जो मतदान की न्यूनतम उम्र है वो है हमारी 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन जो आपका 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 1988 का, इसमें इसको घटा करके 21 से 18 कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद है? तो संवैधानिक पद की बात करूं तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है, मुख्य न्यायाधीश भी है, राज्यपाल भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, यानी सभी। संवैधानिक पद क्या होता है? जिनका संविधान में वर्णन होता है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ग्रामीण स्वशासन यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों से संबंधित है? तो बच्चों से संबंधित जो अधिकार है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो बात कर लो इसके लिए, तो इसके यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका अनुच्छेद 21A है 86वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय चुनाव आयोजित करता है? तो जो आपका निर्वाचन आयोग है वो चुनाव को आयोजित करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से 4 शब्द हैं। कौन कौन से हैं आपके? आपका संप्रभुता है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्र है। ठीक है, ये 4 शब्द संविधान की प्रस्तावना में मूल शब्दों के रूप में लिखे गए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो मैं बात करूं, देखो आपका ये तीनों यानी 356, 60, 52 तीनों किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। बाकी बता रखा है नीचे की तरफ कि 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से और 360 वित्तीय आपात। और भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन अगर अंग की बात करूं तो अंग 3 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2 और अंग होते हैं 3। देखो सदन कौन कौन से आपके? लोकसभा, राज्यसभा। और अगर अंग की बात कर लूं तो लोकसभा अंग भी है, राज्यसभा भी है, और इसमें अंग में कौन आ जाता है? प्रेसिडेंट आ जाता है। कौन आ जाता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक, तो अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। और भाग कितने होते हैं? सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, ये संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 44 में संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान संशोधन करता है? तो जो आपकी संसद होती है यानी पार्लियामेंट होती है वो संविधान संशोधन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 368 के, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात हुआ था वो हुआ था 1962 में, जब भारत और चीन, इंडिया वर्सेस चाइना, जब युद्ध हुआ था तब पहली बार आपका भारत में आपात घोषित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ग्राम पंचायत का हिस्सा है? तो जो आपकी ग्राम सभा होती है वो किसका हिस्सा होती है? ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत का हिस्सा कौन है? ग्राम सभा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1950 में। कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1950 में। यानी लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से जो संबंधित आपका अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25, आर्टिकल नंबर 25। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो भारत में वर्तमान में 543 संसदीय क्षेत्र हैं।
यानी अभी जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कितनी है आपकी 543। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है, यानी डीपीएसपी को कौन लागू करता है? तो संसद लागू करती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अब हमारे अर्थशास्त्र के प्रश्न आ गए। चलिए देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो 3 क्षेत्र में बांटा गया आपका। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादक आते हैं। तो उत्पादक में कौन आ जाएगा आपका? उत्पादक में आपका आ जाएगी कृषि। ठीक है, यहाँ पे बात कर लूँ विनिर्माण, तो विनिर्माण आपका द्वितीयक में आता है। बैंकिंग और परिवहन ये आपकी तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी कृषि। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उद्देश्य था वो था ग्रामीण स्वरोजगार, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, और यह योजना गरीबी उन्मूलन के लिए जारी की गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो तृतीयक क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बैंकिंग। कौन सा हो जाएगा? बैंकिंग। अभी मैं पीछे बताया बैंकिंग जो होती है वो सेवाएं प्रदान करती है। तो ये तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तो जो सबसे अधिक जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि। कृषि में सबसे ज्यादा भारतीय लोग लगे हुए हैं। ठीक, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर जिन्हें हम डायरेक्ट पे करते हैं। ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, इनकम टैक्स यानी आयकर। आयकर जो होता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार को देते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग से पहले कौन था? योजना आयोग था। नीति आयोग से पहले कौन था? योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग था। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लघु उद्योग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हथकरघा उद्योग। जो हथकरघा उद्योग है वो कौन सा? लघु उद्योग कहलाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जल्दी जल्दी प्रश्न को करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सूचक है? तो विकास का सूचक निम्न में से जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यानी सभी हो जाएगा। सभी क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी बताती है, जनसंख्या वृद्धि भी बताती है आपकी कि किस हिसाब से आपकी प्रति व्यक्ति आय हो रही है, जनसंख्या वृद्धि किस हिसाब से, और बेरोजगारी दर क्या है ये बताएगी कि कोई देश किस तरह से विकास कर रहा है। ठीक है, ये सभी विकास को मापने में मदद करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी रोजगार माफ कीजिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। कम से कम 100 दिनों के लिए लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का? सार्वजनिक का मतलब सरकारी क्षेत्र का है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीय रेलवे। रेलवे सरकारी क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन सभी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सभी? क्योंकि भारत में देखो जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हो रही है, शिक्षा में कमी है और औद्योगिकीकरण की भी कमी है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है वो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा,
भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति जो नियंत्रित करने वाला है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई जो है भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है? तो कुटीर उद्योग में कौन सा आएगा आपका? चमड़ा उद्योग आएगा। क्या आएगा आपका? चमड़ा उद्योग। ठीक, ये छोटे उद्योग होते हैं, इनको हम कुटीर उद्योग या लघु उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला सामान कौन सा है? यानी निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब होता है खरीदना। किसी चीज को जब हम बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और जब किसी चीज को हम खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला सामान कौन सा है? तो जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनको हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे आयात होना चाहिए। तो पेट्रोलियम उत्पादों को सबसे अधिक हम आयात करते हैं, निर्यात की जगह हम क्या करेंगे? आयात करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जिनको हम डायरेक्ट पे नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो जीएसटी। कौन सा हो जाएगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये कैसा आपका अप्रत्यक्ष कर है, जबकि जो आपका इनकम टैक्स वो कैसा आपका प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि उत्पादन को बढ़ाना। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है? यानी वैश्विक व्यापार को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो होता है वो वैश्विक स्तर पर व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक आयात होने वाला सामान कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा आयात होता है वो होता है हमारा कच्चा तेल। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है? तो देखो, सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करूं तो वो है हमारा कृषि, लेकिन अगर जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान देता है वो देता है हमारा सेवा क्षेत्र नहीं सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? तो सेवा क्षेत्र देता है। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और सेवा मूल्य आयोग करता है। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में सबसे अधिक रोजगार देता है? तो भारत में सबसे अधिक जो रोजगार देता है वो देता है हमारा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत में सबसे अधिक रोजगार देता है। ठीक है, चलिए चलते हम, और ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लास्ट में मैं कुछ प्रश्न बोल दे रहा हूँ जिनके आप उत्तर बताएंगे। प्रश्न में बोल रहा हूँ कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।